दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर मतदान होना है। बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक पार्टियां और निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपनी कमर कस ली है, पूरी ताकत झोंक रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रधानमंत्री 2 दिवसीय प्रचार प्रसार को लेकर छत्तीसगढ़ पहुंचे। विस्तार न्यूज ने आपको विस्तार से तमाम जानकारी दी, लेकिन जानकारी अभी और है जो इस स्पेशल रिपोर्ट में मिलेगी। पहले दिन नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ 2 जनसभाएं हुई। आज अंबिकापुर में जब प्रधानमंत्री ने चुनावी हुंकार भरी तो उनका तेवर देखने लायक था। आपको दिखाते हैं सरगुजा में हुए प्रधानमंत्री की जनसभा पर यह खास रिपोर्ट। अमर बहनी आई दंदा और जम्मो संगमारी मल्ला मोर जय जोहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे का दूसरा दिन। अंबिकापुर में एक भव्य जनसभा का आयोजन, जहां मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ बीजेपी के कई दिग्गज मौजूद थे। अंबिकापुर में प्रधानमंत्री का संबोधन शुरू हुआ तो भाषण के शुरुआत में ही उन दिनों की चर्चा की थी जब नरेंद्र मोदी को 2014 में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया था। इस दौरान प्रधानमंत्री के संबोधन में जिक्र लाल किले का था और निशाने पर कांग्रेस थी। जो कांग्रेस का इकोसिस्टम है, आए दिन मोदी पर हमला करने के लिए जगह ढूंढते रहते हैं। उस पूरी टोली ने उस समय मुझ पर बहुत हमला बोल दिया था कि ये लाल किला कैसे बनाया जा सकता है, अभी तो प्रधानमंत्री का चुनाव बाकी है और ये लाल किले का दृश्य बना करके वहां से सभा कर रहे, कैसा करते, यानी तूफान मचा दिया था। बात का बवंडर बना दिया था। लेकिन आपकी सोच से वही मोदी लाल किले पर पहुंचा और राष्ट्र के नाम संदेश दिया। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए अंबिकापुर में प्रचार प्रसार का जिक्र करते हुए नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को जमकर धोया। सभा में शोरगुल के बीच नरेंद्र मोदी ने विष्णुदेव साय के कामों की तारीफ करते हुए भ्रष्टाचार के पंजे को समाप्त होने की बात कह डाली। और मेरे अनन्य साथी भाई विष्णु जी विकास के लिए बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। आप देखिए, अभी कोई ज्यादा समय नहीं हुआ है, बहुत कम समय हुआ है, लेकिन इन्होंने इतने कम समय में रॉकेट की गति से सरकार चलाई है। धान किसानों को दी गारंटी, पूरी कर दी। अब तेंदूपत्ता संग्राहकों को भी ज्यादा पैसा मिल रहा है। तेंदूपत्ता खरीद भी तेजी से हो रही है। यहां की माताओं बहनों को महतारी वंदन योजना से भी लाभ हुआ है। कांग्रेस का भ्रष्टाचारी पंजा हटाने के लिए आशीर्वाद मांगा था। आपने मेरी बात का मान रखा और इस भ्रष्टाचारी पंजे को साफ कर दिया। विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ को लेकर बीजेपी का उद्देश्य बताते हुए नरेंद्र मोदी के निशाने पर वो तमाम विरोधी ताकतें थी जो भारत को खोखला करना चाहती हैं। विशाल जनसभा में नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को एक कमजोर और कुशासन की संज्ञा देकर आईना दिखाया। साथियों, मैं आज आपसे विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। जब मैं विकसित भारत कहता हूं तो कांग्रेस वालों का और दुनिया में बैठी कुछ ताकतों का माथा गर्म हो जाता है। अगर भारत शक्तिशाली हो गया
तो कुछ ताकतों का खेल ही बिगड़ जाएगा। भारत आत्मनिर्भर बन गया तो कुछ ताकतों की दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए वो भारत में कांग्रेस और इंडी गठबंधन की कमजोर सरकार चाहते हैं। ऐसी कांग्रेस सरकार जो आपस में लड़ती रहे, जो घोटाले करती रहे। साथियों, कांग्रेस का कुशासन और लापरवाही यही कारण है कि देश बर्बाद होता है। बीजेपी जब से केंद्र और छत्तीसगढ़ में सत्ता में आई है, तब से अलगाववाद, आतंकवाद और नक्सलवाद जैसे देश विरोधी ताकतों को लेकर हमेशा सख्ती दिखाती रही है। बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने इन मुद्दों पर कई मंचों से अपने कड़े तेवर दिखाए हैं। इस दौरान चाहे नरेंद्र मोदी हो या फिर अमित शाह, उनके भाषणों में मुख्यतः आतंकवाद और नक्सलवाद पर नरम रवैया दिखाने को लेकर कांग्रेस पर जमकर कटाक्ष रहता है। सरगुजा में कांग्रेस पर प्रधानमंत्री ने आरोप लगाते हुए हिंसा फैलाने वालों को समर्थन देना और आतंकवादियों के मारे जाने पर कांग्रेसी नेता के आंसू बहाने की बात कह डाली। मैनिफेस्टो आया, उसी दिन मैंने कह दिया था, आज नहीं कह रहा हूं, उसी दिन कहा था कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप है। इसी कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता आतंकवादियों के मारे जाने पर आंसू बहाती है। ऐसी ही करतूतों के कारण कांग्रेस देश का भरोसा खो चुकी है। 2024 लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार के दौरान नरेंद्र मोदी ने धर्म के नाम पर आरक्षण का मामला खूब उठाया है। मंगलवार को राजस्थान में भी प्रधानमंत्री ने मुस्लिम आरक्षण की बात करने को लेकर कांग्रेस पार्टी का जिक्र करते हुए जमकर क्लास लगाई थी। सरगुजा में जब नरेंद्र मोदी हुंकार भर रहे थे तो फिर नरेंद्र मोदी के वही तेवर दिखाई दिए, जहां कांग्रेस पर एससी, एसटी, ओबीसी, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के आरक्षण में सेंधमारी कर धर्म के नाम पर आरक्षण बांटने का आरोप लगाया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़े शब्दों में कहा कि कांग्रेस को संविधान की पवित्रता रखनी चाहिए। इन लोगों ने धर्म के आधार पर 15% आरक्षण की बात कही और ये भी कहा कि एससी, एसटी, ओबीसी का जो कोटा है उसी में से कम करके, उसी में से चुरा करके ये धर्म के आधार पर कुछ लोगों को आरक्षण दिया जाए। मोदी की गारंटी का जिक्र करते हुए नरेंद्र मोदी ने बीजेपी सरकार द्वारा लागू की गई योजनाएं और चुनावी घोषणा पत्र में शामिल कुछ बिंदुओं पर चर्चा की। पीएम जनमन योजना, किसान सम्मान निधि योजना, रोड, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं का जिक्र करते हुए नरेंद्र मोदी ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियों का रोड मैप को सरगुजा की जनता को बखूबी बताया। छत्तीसगढ़ के करीब 13 लाख परिवारों को पक्के घर मिले। इसी पैसे से यहां लाखों परिवारों को मुफ्त राशन मिल रहा है। इसी पैसे से 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। पंडो, माझी, मझवार जैसी अनेक अति पिछड़ी जनजातियां यहां रहती है, छत्तीसगढ़ और दूसरे राज्यों में भी रहती है। हमने पहली बार ऐसी सभी जनजातियों के लिए 24,000 करोड़ रुपए की पीएम जनमन योजना भी बनाई है। यहां रेल, सड़क, अस्पताल, मोबाइल टावर ऐसे अनेक काम हुए हैं। यहां एयरपोर्ट की बरसों पुरानी मांग पूरी की गई है। करीब 30 मिनट के भाषण में नरेंद्र मोदी ने हर वर्ग के मतदाताओं को साधने के लिए कई बिंदुओं को जगह दी थी। नरेंद्र मोदी ने सरगुजा में बीजेपी की उपलब्धियों का जिक्र करने के साथ साथ विशेष तौर पर कांग्रेस पर जमकर बिफरते नजर आए। सरगुजा की जनसभा खत्म करने के साथ ही प्रधानमंत्री ने अपने 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रचार प्रसार के कार्यक्रम का समापन भी किया। नरेंद्र मोदी के प्रदेश में ताबड़तोड़ चुनावी अभियान के बाद देखना यह दिलचस्प हो जाता है कि चुनाव परिणाम पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। सरगुजा में प्रधानमंत्री की ताबड़तोड़ जनसभा, जहां हजारों की संख्या में नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए भीड़ इकट्ठा हुई थी। एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र जहां के मतदाताओं ने कांग्रेस को ज्यादा बार कुर्सी पर बिठाया है। 2004 के बाद से लगातार बहुमत हासिल करने वाली बीजेपी की नजर एक बार फिर से सरगुजा पर कमल खिलाने पर टिक गई है। सरगुजा सीट की तमाम सियासी गणित भी आप देख लीजिए, क्योंकि मतदान है और मतदान के लिए जानना जरूरी है। सरगुजा एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र जहां 2024 के आम चुनाव में बीजेपी की सीधी टक्कर कांग्रेस से है। आपको बता दें, बीजेपी की तरफ से जहां चिंतामणि महाराज इस सीट से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस से महिला प्रत्याशी शशि सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है। इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें प्रेमनगर, भटगांव, प्रतापपुर, रामानुजगंज, सामरी, लुंड्रा, अंबिकापुर और सीतापुर शामिल हैं। आंकड़ों की बात करें तो सरगुजा में 12,80,689 मतदाता हैं। इनमें से पुरुष मतदाताओं की संख्या जहां 6,48,612 है, तो वहीं 6,29,773 महिला मतदाता इस क्षेत्र से ताल्लुक रखती हैं। एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र जहां कांग्रेस का दबदबा रहा है। अगर सरगुजा लोकसभा के सियासी पन्ने पलटे जाएं तो 1952 से लेकर 1971 तक हुए चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस सीट से जीत हासिल करती आई है। फिर 1977 के चुनाव में जनता पार्टी ने कांग्रेस को कुर्सी से बेदखल किया। 1980 में चक्रधारी सिंह ने जब इस सीट पर फिर से कांग्रेस की वापसी कराई, 1984 के चुनाव में भी कांग्रेस ने इस सीट पर अपना दबदबा बनाए रखा। 1989 के चुनाव में लरंग साय ने यह सीट बीजेपी की झोली में डाली। इसके बाद 1991 और 1996 के चुनाव में कांग्रेस ने बैक टू बैक जीत हासिल की। 1998 में भारतीय जनता पार्टी का सरगुजा सीट पर सिक्का चला। इसके बाद 1999 के चुनाव में कांग्रेस ने इस सीट पर वापसी तो की, लेकिन उसके बाद 2004 से 2019 तक के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर अपनी धाक जमाए बैठी है। कांकेर छत्तीसगढ़ का एक ऐसा क्षेत्र है, ऐसी लोकसभा सीट है जहां दूसरे चरण में चुनाव होना है। इसमें अमित शाह आए, राजनाथ सिंह आए, इन्होंने चुनावी प्रचार किया, भोजराज नाग के पक्ष में माहौल बनाया। अमित शाह ने तो जनसभा में भोजराज नाग के व्यक्तित्व को लेकर कहा था कि ये आदिवासियों के हित में काम करने वाले नेता हैं। राजनीति में दिलचस्पी रखने वालों की नजरें इस सीट पर बनी हुई हैं। ऐसे में कांकेर लोकसभा पर आधारित इस रिपोर्ट को देखिए और समझ लीजिए क्या है कांकेर का सियासी समीकरण। एक बार प्रधानमंत्री जी ने बड़े उद्योगपति मित्रों को इस देश की सारी संपत्ति सौंप दी है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 3 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। इसमें कांकेर हाई प्रोफाइल सीट भी शामिल है। यहाँ केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह की सभा हुई तो कांग्रेस ने भी अपनी कमान प्रियंका गांधी को दे दी। भाजपा के दिग्गज नेताओं ने जहां कांकेर में जीत का रोड मैप तैयार किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। पीएम मोदी की सभा भले ही जनवरी में हो, लेकिन उसका पूरा असर कांकेर लोकसभा क्षेत्र पर पड़ा है। मेरे लिए कुछ मांगने के लिए आया। मोदी ने छत्तीसगढ़ के लोगों को भरोसा दिलाया कि उनके रहते किसी भी परिवार का कोई बेटा नक्सली नहीं बनेगा और ना ही बंदूक उठाएगा। अब छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद तेजी से कम हो रहा है और मैं छत्तीसगढ़ को गारंटी देता हूं, माओवाद को, नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करके रहूंगा। दरअसल कांकेर लोकसभा क्षेत्र नक्सलवाद प्रभावित इलाका है और यहां पिछले दिनों फोर्स की कार्रवाई में 29 नक्सली मारे गए। ऐसा पहली बार हुआ कि एक बार में इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों को मारा गया और यही कारण है कि पीएम मोदी ने अपनी सभा में कहा कि भाजपा नक्सलवाद और आतंकवाद के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कर रही है और ऐसे में कांग्रेस ने सत्ता के लालच में आतंकवाद को और नक्सलवाद को फैलाने का काम किया है। अपना भ्रष्टाचार छिपाने के लिए कांग्रेस हिंसा को बढ़ावा देती रही, लोग जान गंवाते रहे, लेकिन कांग्रेस अपनी तिजोरी भरने में लगी रही।
कांकेर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा ने पूर्व विधायक भोजराज नाग को प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस ने पिछले लोकसभा चुनाव में हारे बीरेश ठाकुर को एक बार फिर मैदान में उतारा है। नक्सलवाद के बाद सबसे बड़ी समस्या धर्मांतरण की है। भाजपा प्रत्याशी भोजराज नाग धर्मांतरण के खिलाफ लगातार संघर्ष करते रहे हैं। नाग ने धर्मांतरण रोकने के लिए एक समिति का भी गठन किया है। भोजराज नाग की छवि देवी उपासक के रूप में है। वह अपनी चुनाव प्रचार में भी इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि अगर कोई समस्या आती है तो नींबू काट कर वह समाधान कर सकते हैं। मैं आप मला ये भी विश्वास दिलाता हूँ कि जो विकास है वो विकास हो ही, और आप मन के गांव में और कोई ऐसे समस्या परेशानी हुई ओला नींबू काट के आप मन के जो तंत्र मंत्र हुई ओला भी ठीक करे का काम मैं करूं। इधर कांग्रेस प्रत्याशी बीरेश ठाकुर पर लगातार धर्मांतरण बढ़ाने और नक्सलवाद समस्याओं पर चुप रहने का आरोप लगा रही है। भाजपा अपनी चुनावी सभाओं में बीरेश ठाकुर की निष्क्रियता और स्थानीय मुद्दों को न उठाने का भी आरोप लगा रही है। उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार थी और बीरेश ठाकुर प्रभावी भूमिका में थे। इसके बावजूद कांकेर लोकसभा क्षेत्र में कोई भी बदलाव नहीं आया है। पूरे आदिवासी भाई कांग्रेस की असलियत को जान गए हैं। कांग्रेस उनकी संस्कृति, परंपरा और धर्म को बदलने में लगी है। कोई उनका साथ देने वाला नहीं है। 3 महीने हुए हैं, 90 नक्सलवादियों को मौत के घाट भाजपा की सरकार में सुरक्षा बलों ने मौत के घाट उतार दिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि बीरेश ठाकुर को कांकेर लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाने के बाद भी कांग्रेस के बड़े नेता एक-एक कर पार्टी छोड़ रहे हैं। पिछले दिनों कांग्रेस के पूर्व विधायक शिशुपाल सोरी ने भाजपा का दामन थाम लिया था। तो रिटायर्ड IAS अधिकारी रहे शिशुपाल आदिवासी वर्ग से आते हैं और आदिवासी समाज में उनकी गहरी पैठ है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट नहीं मिलने से नाराज कांग्रेस के विधायक अनूप नाग ने भी पार्टी छोड़ दी। पास मोदी जी की कोई 10 साल में काम नहीं है जिसको जनता के बीच लेके जाए, तब ये गंद फैलाने में लग गए। हिंदू मुस्लिम धर्मांतरण फैलाना, धमाका, झूठ बोलना, कांग्रेस को कोसना। भाई साहब 10 साल से सरकार में हो, अब कहे कांग्रेस को कोस रहे हो? अपना कुछ बताओ है आपके पास तो। कांकेर लोकसभा क्षेत्र में कुल जनसंख्या करीब 16 लाख है और आदिवासियों का प्रतिशत यहाँ पर करीब 42% है। कांकेर लोकसभा क्षेत्र के तहत 8 विधानसभा सीटें आती हैं। इसमें गुंडरदेही, संजारी बालोद, सिहावा, डोंडी लोहारा, अंतागढ़, भानु प्रतापपुर, कांकेर और केशिलकाल शामिल है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा ने यहां से अंतागढ़ के पूर्व विधायक भोजराज नाग को प्रत्याशी बनाया है। वे पूर्व सरपंच, पूर्व जनपद अध्यक्ष रहने के साथ साथ पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। कांकेर लोकसभा में 26 साल से लगातार बीजेपी जीत रही है। 1998 में कांकेर के भाजपा उम्मीदवार सोहन पटाई को जीत मिली। 1999 में भाजपा के सोहन पटाई दोबारा सांसद बने। 2004 में भाजपा के सोहन पटाई को तीसरी बार सफलता मिली। 2009 में भाजपा के सोहन पटाई चौथी बार सांसद बने। 2014 में अंतागढ़ के भाजपा प्रत्याशी विक्रम उसेंडी सांसद बने और 2019 में कांकेर के भाजपा उम्मीदवार मोहन मंडावी भी सांसद बने। तो कुल मिलाकर कांकेर की रण में भाजपा प्रत्याशी को मोदी की गारंटी पर भरोसा है। आपको हर बूथ पर कमल खिलाना है। इंडियन नेताओं के धुआंधार प्रचार पर भरोसा है और धर्मांतरण और नक्सलवाद के खिलाफ उठाए गए कदम पर भी भरोसा है। तो कांग्रेस प्रत्याशी आंतरिक कलह से जूझ रही है और उन्हें का भी साथ नहीं मिल रहा है। आपकी संपत्ति पर नजर है, प्रश्नवाचक ले लीजिए, एक्सक्लेमेशन ले लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी का जिक्र किया है। क्या कुछ है वो सब कुछ समझने के लिए जरा ठहर जाइए, इस रिपोर्ट को देख लीजिए। कांग्रेस के बेहद करीबी सैम पित्रोदा ने हाल ही में एक बयान देकर ऐसा लगता है मानो अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली। पिछले चुनाव पर भी जब हम जाते हैं लौटकर लोकसभा चुनाव में भी, तब भी सैम पित्रोदा को लेकर हो हल्ला हुआ था। नतीजा यह था कि प्रधानमंत्री ने अपने सरगुजा की जनसभा में पित्रोदा के बयानों पर जमकर कांग्रेस को धोया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। There is an inheritance tax. In India, you don't have that.
ये बयान देकर इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने एक बार फिर कांग्रेस को फंसा दिया है। पित्रोदा के बयान को हाथों हाथ लपककर बीजेपी पूरे तरीके से हमलावर है और इस बार तो खुद पीएम मोदी ने इसकी कमान अपने हाथों में संभाली है। पीएम मोदी ने पित्रोदा के इस बयान पर पूरी कांग्रेस को आड़े हाथों ले लिया है। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। और पीएम नरेंद्र मोदी यहीं पर नहीं रुके, वे धीरे धीरे कांग्रेस की सोच तक पहुंच गए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, ये कल तूफान इनके यहां क्यों मच गया जब मैंने कहा कि अर्बन नक्सल शहरी माओवादियों ने कांग्रेस पर कब्जा कर लिया है। उनको लगा कि कुछ अमेरिका को खुश करने के लिए भी कहना चाहिए, ये मोदी ने इतना बड़ा आरोप लगाया तो बैलेंस करने के लिए वो उधर की तरफ मुड़ने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी संपत्ति को लूटना चाहते हैं, आपके संतानों का हक आज ही लूट लेना चाहते हैं। क्या आपको ये मंजूर है? पीएम मोदी ने तो सैम पित्रोदा के इस बयान पर कांग्रेस को जमकर धोया ही। अब जब आला कमान ही हमलावर है तो भला ऐसे में पार्टी कैसे पीछे रह जाती। बीजेपी ने तो कांग्रेस की तुलना ट्रक के पीछे लिखे शायरी से ही कर डाली। हालांकि बारी बारी कांग्रेस के नेता पित्रोदा के बयान से कन्नी काटते रहे, लेकिन बीजेपी कांग्रेस को माफ करने के मूड में नहीं है। बचपन से ट्रक के पीछे लिखा हुआ रहता है, हम देखते हैं, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। कांग्रेस पार्टी के जो बुरी नज़र है भारतवासियों की संपत्तियों पे, महिलाओं के गहनों पे, मठ मंदिर की संपत्तियों पे, शिरडी का जो पैसा है भगवान शिरडी तिरुपति बालाजी का जो वो अजमेर शरीफ और हाजीली दरगाह में देना चाह रहे हैं, ये हम होने नहीं देंगे। आप सोच रहे होंगे कि आखिर सैम पित्रोदा ने ऐसा कौन सा बयान दे डाला जिस पर बीजेपी पूरी कांग्रेस को धोए ही जा रही है। तो चलिए आपको जरा सैम का भी वो बयान सुना देते हैं जो इन दिनों चुनावी जनसभाओं का केंद्र बना हुआ है। Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. ऐसा पहली बार नहीं है जब सैम पित्रोदा के बड़बोलेपन ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है। सैम आए दिन अपने बयानों से कांग्रेस को फंसाते रहे हैं, लेकिन चुनावी समर में सैम का विरासत टैक्स पर दिया बयान कांग्रेस पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। और इसके ऊपर से पीएम मोदी के तीखे बाण जख्म में नमक की तरह काम करते दिखाई पड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। लोकसभा चुनाव के प्रचार में कांग्रेस के नेताओं की ओर से लगातार जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सभी मंचों से इसकी चर्चा कर रहे हैं। राहुल गांधी का दावा है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो जातीय जनगणना लागू होकर रहेगी। इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने तीखा हमला किया है। सीएम योगी ने कहा है कि कांग्रेस किसी भी तरह सत्ता में आने के लिए समाज को बांटने की खतरनाक कोशिश कर रही है। रिपोर्ट देखिए। अगर आपको उनके घोषणा पत्र में देखना हो तो यह खतरनाक इरादा भी है और हास्यास्पद भी है। इंडी गठबंधन का मंशा है अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारों पर डकैती डालना। सीएम योगी ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस और इंडी गठबंधन की मंशा अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ी जाति के अधिकारों पर डकैती डालना है। इसके लिए ये लोग सरकार में आना चाहते हैं और जातीय जनगणना कराना चाहते हैं। ये जनगणना के आधार पर ये लोग समाज को बांटना चाहते हैं।
कांग्रेस की मंशा क्या है? कांग्रेस की मंशा और इंडी गठबंधन का मंशा है अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के अधिकारों पर डकैती डालना, और इसके लिए वे सरकार में आना चाहते हैं, इसके लिए जातीय जनगणना कराना चाहते हैं। इसके आधार पर समाज को पहले जातीय जनगणना के आधार पर बहुसंख्यक समाज को आपस सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर हमला करते हुए सीएम योगी ने कहा कि सन 1970 के दशक में इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, पर गरीबी हटा नहीं पाए। पर मोदी जी ने हर तबके के लिए बिना भेदभाव के काम किया है। 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर लाए। सीएम योगी ने आगे कहा कि दादी के नारे को उनका पोता तोते की तरह फिर से रट रहे हैं कि गरीबी एक झटके में हटा देंगे। एक तरफ अपनी गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिना भेदभाव के देश के अंदर हर तबके के लोगों के कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए कार्य किया, और 10 वर्ष में 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से उभार करके उन्हें खुशहाल जीवन जीने के लिए आगे बढ़ाने में मदद की। खासतौर पर अब दादी के दिए गए नारे को पोते के द्वारा किस प्रकार से तोता रटंत की जा रही है, क्या एक झटके में गरीबी हटाएंगे, और गरीबी कैसे हटाएंगे इसका अगर आपको उनके घोषणा पत्र में देखना हो तो यह खतरनाक इरादा भी है और हास्यास्पद भी है। मुख्यमंत्री जी की चूंकि लोकप्रियता क्रॉस द कंट्री है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की लोकप्रियता क्रॉस द कंट्री है, इसलिए जब वो बात कहते हैं तो उसके मायने होते हैं। और उन्होंने इस बार भी यही कहने का प्रयास किया है कि कांग्रेस भारत में डिवीजन करना चाहती है, जो एक नए राष्ट्र बनाने का भाजपा संकल्प लेकर चल रही है, उस संकल्प में कांग्रेस बाधा बन सकती है, ये संदेश देने की मुख्यमंत्री ने कोशिश की। गौरतलब है कि यूपी में लोकसभा चुनाव की सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं और इसको लेकर सभी पार्टियां पूरा जोर लगा रही है। ऐसे में यूपी की सियासत भी चुनाव आगे बढ़ने की परवान चढ़ रही है। जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर हमला किया, साफ है कि आने वाले दिनों में ऐसे बयान और भी देखने को मिलेंगे।